तो दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर है एटॉमिक साइज का। जैसे जैसे एटम का साइज बड़ा होता है, शेल्स जो बाहर वाले शेल हैं उनके ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड कम हो जाता है। तो एटम्स क्या करते हैं, ऐसे एटम जिनका साइज बहुत बड़ा होता है, न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकता। बहुत वीक फोर्स हो जाती है न्यूक्लियस की, इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाता, तो इलेक्ट्रॉन्स वहां से इजीली जो है वो रिमूव हो जाते हैं। ठीक है। तो ऐसे एटम जिनका साइज बहुत बड़ा होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। और ऐसे एटम जिनके वैलेंस शेल में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तीसरा फैक्टर भी मैंने आपको बताया था, डेट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है। कि जब किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल होता है तो उसके लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। अब एक एटम का साइज बड़ा है, पहले ही न्यूक्लियस की फोर्स उसके ऊपर वीक है, तो वहां से एटम्स ये प्रेफर करेंगे कि वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सके। तो वहां पे जो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी है वहां पे कम चाहिए होती है। ठीक है। तो क्योंकि पहले ही न्यूक्लियस की फोर्स वीक है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना वहां से आसान है, तो उसके लिए एनर्जी, इतनी एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। तो ऐसे एटम जिनके अंदर आयनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यूज कम होती हैं, वो भी क्या करते हैं, वो भी इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। ठीक है। तो ये 3 रीजंस हैं, डेफिनेशन, एग्जांपल्स, और ये 3 रीजंस आ जाएंगे इसके अंदर। ये आप लोगों की बुक के अंदर ये टॉपिक जो है वो कुछ यूं लिखा हुआ है, जैसे मेटल जनरली हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। मेटल के पास एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की और पॉजिटिव आयन्स फॉर्मेशन की। और वो जो पॉजिटिव आयन्स बनते हैं उनको हम लोग क्या नाम देते हैं, डेट इज द कैटायंस। ठीक है। अब दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, ये जो प्रॉपर्टी है ना कि मेटल के पास एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, कितनी एबिलिटी है कितनी नहीं है, डेट इज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ द मेटल्स। ये मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कहलाता है। ये प्रॉपर्टी इस तरह से भी रिलेटेड है टुवर्ड्स द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। जिस मेटल के पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बहुत ज्यादा है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज, अगर इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करी है, तो हम कहते हैं कि वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। वो दूसरे सब्सटेंसेस के साथ ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेगी, दूसरे एलिमेंट्स के साथ ज्यादा जल्दी बॉन्ड बनाएगी। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अल्कली मेटल है, दैट इज द सोडियम। ठीक है। सोडियम क्या है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। ठीक है। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है कि बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम बहुत जल्दी चार्ज गेन करती हैं, प्लस चार्ज, बाय लूजिंग देयर वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस में, सोडियम और पोटेशियम दोनों के पास। दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। देयर फोर दे अंडरगो द रिएक्शंस वेरी इजीली, इसलिए वो बहुत जल्दी रिएक्शंस के अंदर चले जाते हैं। सोडियम और पोटेशियम रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और हेलोजेंस के साथ टू गिव देयर रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड्स एंड हैलाइड्स। ठीक है। इसके कुछ रिएक्शंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि सोडियम और पोटेशियम हेलोजेंस के साथ और वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम है, सोडियम का रिएक्शन देखिए वाटर के साथ हो रहा है, 2Na, 2 मोल्स ऑफ सोडियम प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर। वाटर के 2 मोल्स ये आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, 2NaOH की, और साथ में क्या बन रहा है, H2 गैस बन रही है। जब हम प्रैक्टिकली ये रिएक्शन करते हैं ना, तो यहाँ पे ये रिएक्शन वहां से हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो रही होती है। तो हाइड्रोजन गैस जैसे इवोल्व होती है, तो अगर हम उसमें लाइटर वगैरह जलाएं तो ये जो हाइड्रोजन गैस है ये फौरन से आग पकड़ लेती है। ठीक है। तो मतलब अब ये कह सकते हैं कि इग्निशन से आपको पता चलता है कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो रही है। ठीक है। तो जो सोडियम है वो वाटर के साथ क्यों रिएक्शन कर रही है, क्योंकि सोडियम इज द हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करती है, इसीलिए वो वाटर के साथ रिएक्शन कर रही है और हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्मेशन कर रही है। ठीक है। सेम ऐसे पोटाशियम है, पोटाशियम के पास भी सेम यही वाली एबिलिटी है कि पोटाशियम भी इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर सकती है, और वाटर के साथ रिएक्शन करने से वो KOH की फॉर्मेशन करेगी और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है। ये तो दोनों के रिएक्शंस हो गए वाटर के साथ, और इनकी रिजल्ट में फॉर्मेशन होती है इनके हाइड्रोक्साइड्स की। NaOH एक हाइड्रोक्साइड है सोडियम का, KOH इज अ पोटाशियम का हाइड्रोक्साइड है। ठीक है। अच्छा, सेकंड बात क्या हो रही थी कि इनका रिएक्शन है किसके साथ, हेलोजेंस के साथ बी टू गिव द हैलाइड्स। जब भी मेटल्स हेलोजेंस के साथ रिएक्शन करती हैं, हेलोजेंस कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप 17 को कहते हैं। ठीक है। हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, जेंस का मतलब होता है फॉर्मेशन। ठीक है। वो सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं। जब भी मेटल और हेलोजेंस का रिएक्शन होगा आपस में,
तो हमेशा सॉल्ट की फॉर्मेशन होगी, हैलाइड्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है। अ, यहाँ पे देखिए सोडियम है, आयनिक बॉन्ड के अंदर आपने पढ़ा था कि सोडियम इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ठीक है। तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अगर दो सोडियम होंगे तो दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और दो क्लोरीन दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे। ठीक है। तो टू सोडियम प्लस क्लोरीन जी मिलके क्या बना देंगे, टू NaCl। NaCl इज द कॉमन सॉल्ट जो कि हम घरों में यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद पोटाशियम है, सेम ऐसे ही पोटाशियम, दो पोटाशियम है, एक पोटाशियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दो पोटाशियम है तो दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, और दो क्लोरीन है तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे, पोटाशियम से गेन करेंगे तो इन दोनों के दरमियान में एक आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा, डेट इज द 2KCl। ठीक है। तो मेटल्स की ये जो एबिलिटी है ना, वो इनकी रिएक्टिविटी के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। अगर कोई मेटल बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। ठीक है। उसके बाद ये जो सोडियम और पोटाशियम है ये एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं ताकि सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन कर सके। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये तो हो गए अल्कली मेटल ग्रुप 1 जिनके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। दूसरी बात आ जाती है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, जो कि ग्रुप 2 से हैं। ठीक है। ग्रुप 2 है तो उनके वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन है। अब दो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल है, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान है। ठीक है। इसकी रीजन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी कम है, दो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी डबल अमाउंट में चाहिए होगी। एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, दोनों इकट्ठे रिमूव नहीं होंगे, पहले एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन पहले रिमूव होता है तो पीछे रह जाने वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है जिसको रिमूव होना चाहिए, उसके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन और भी ज्यादा हो जाती है। तो ये न्यूक्लियस के लिए, एटम के लिए मुश्किल हो जाता है कि वो सेकंड इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव कर सके। तो उसके लिए आपको डबल अमाउंट आयनाइजेशन एनर्जी की देनी पड़ती है। ठीक है। तो इसीलिए जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होती हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती, रिएक्टिव होती हैं लेकिन अल्कली मेटल्स की निस्बत में कम रिएक्टिव होती हैं। अल्कली मेटल्स ऑफ द ग्रुप 1 एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऑफ द ग्रुप 2। ठीक है। तो क्यों होती है, मैंने ये बता दी कि इनके वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल होता है इकट्ठा। ठीक है। तो इसलिए ये लेस इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, यानी आसानी से नहीं करती, इसलिए वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। देयर रिएक्शन टुवर्ड्स वाटर एंड हैलोजेंस आर लेस विकरस, उनके रिएक्शंस भी इतनी ज्यादा तेज नहीं होती। एल्यूमिनियम भी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीन इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो उसके ऊपर हमेशा +3 चार्ज आएगा। मिनरल एसिड्स के साथ रिएक्शन से साल्ट और हाइड्रोजन गैस ही बनती है। ठीक है। तो ये एक जनरल जनरल सी बात थी। उसके बाद हम लोग चलते हैं, डेट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर ऑफ नॉन मेटल। ठीक है। नॉन मेटल्स का इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर, मेटल्स है, मेटल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है कि बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन नॉन मेटल्स के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। नॉन मेटल्स पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 18 तक है, और 3 से 8 तक हैं, और उनके जो वैलेंस शेल हैं, ठीक है, वो उनके वैलेंस शेल में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 5 हो गए, 6 हो गए या 7 हो गए। ठीक है। इस तरह से होते हैं, मतलब 4 से 7 के दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो ये प्रेफर करती हैं कि बजाय वो इलेक्ट्रॉन लूज करने के वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लें ताकि 8 इलेक्ट्रॉन उनके वैलेंस शेल में कंप्लीट हो जाए। ठीक है। तो इस वजह से उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, यानी एनाइन की फॉर्मेशन होती है। एनाइन इज द कैरिंग नेगेटिव चार्ज। ठीक है। और ये हमेशा नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी है कि वो एनाइन बनाते हैं। अब तमाम सेम ऐसे ही जैसे मैंने इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के अंदर बात की कि तमाम मेटल्स के पास इक्वल एबिलिटी नहीं है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, सेम ऐसे ही नॉन मेटल्स के पास भी इक्वल एबिलिटी नहीं है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। तो इसीलिए उनके ऊपर जो उनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है वो डिफरेंट है एक दूसरे से। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर है क्या, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ केमिकल बॉन्ड। ठीक है। एक एटम की एक ऐसी टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके केमिकल बॉन्ड के अंदर, केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन में। ठीक है। अब नॉन मेटल्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं। ठीक है। उनके वैलेंस शेल में 4 से 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगी। एटम का साइज बहुत छोटा होता है,
जब एटम का साइज छोटा होता है ना, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है। न्यूक्लियस उस छोटे से साइज को, छोटे जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड बहुत ज्यादा होता है। और ये प्रेफर भी ये करते हैं कि वो बाहर से इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले। ठीक है। तो एटॉमिक साइज छोटा होने की वजह से स्ट्रोंगर अट्रैक्शन हो जाती है फॉर द इलेक्ट्रॉन्स। इनके पास आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करती हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करती हैं, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज करें तो इनको बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है। दूसरी बात है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वो एनर्जी की वैल्यू है जो रिलीज होती है जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर ऐड होता है। ठीक है। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। अफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहा है तो एनर्जी बाहर निकलेगी। जितनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन उतनी जल्दी ऐड हो रहा है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन उतनी ही ज्यादा है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज्यादा होने की वजह से भी ज्यादा होने की वजह से भी इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर आ जाता है। एग्जाम्पल्स देखी हुई है कि क्लोरीन है। क्लोरीन में आपको पता है कि एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। 17 होता है। पहले शेल के अंदर के शेल है, फिर एल शेल है, और फिर आपके पास जो है वो एम शेल है। के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, और एम शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्लोरीन में। तो 7 है तो उसको अपने 8 कंप्लीट करने हैं, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आते हैं। सेम ऐसे ही ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में यहाँ पे आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो ये प्रेफर करता है कि वो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे ताकि इसके 8 पूरे हो जाएं। इसलिए उसके ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज ही आएगा। ठीक है। तो ये कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर की ये कुछ डेफिनेशंस थी और उसके साथ ये एग्जांपल थी। आप लोगों की बुक के अंदर ये टॉपिक कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। नॉन मेटल्स हैव द अफिनिटी टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल्स के पास एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। दे टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज आइंस। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और हमेशा उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। दीज आर द एनाइंस। इसलिए हम इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। प्रोडक्ट टेबल के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है वो फ्लोरीन है। ठीक है, ग्रुप क्लोरीन से ऊपर आता है फ्लोरीन। ठीक है, ग्रुप 17 ही है। इसके बाद ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, और फिर क्लोरीन वगैरह है। नॉन मेटल्स मेटल्स के साथ रिएक्शन करती हैं, आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करती हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया। क्लोरीन इज द नॉन मेटल, सोडियम इज द मेटल। दोनों के दरमियान में बॉन्ड बनेगा और वो बॉन्ड कौन सा होगा, आयोनिक बॉन्ड। अगर वह एक नॉन मेटल दूसरी नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाए तो वहां पे कोवलेंट बॉन्ड डेवलप होता है। ठीक है, एग्जांपल आपने पढ़ी थी नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और नॉन पोलर में दोनों एटम्स के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 होता है। यानी कि दोनों एटम्स के पास इक्वल एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। और इस तरह से क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान में यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास एक नॉन पोलर बॉन्ड है, दैट इज द कोवलेंट। ठीक हो गया। तो एक बात याद रखनी है कि मेटल और नॉन मेटल के दरमियान में बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड है, और जबकि दो नॉन मेटल्स के दरमियान में जो बॉन्ड है वो आपके पास जो है वो कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है। उसके बाद आप लोगों की बुक के अंदर ये कुछ कंपैरिजन लिखा हुआ है। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो हैं, आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है, कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर कोवलेंट बॉन्ड। आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर आपको पता है कि 2 आइंस बनते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आइन। ठीक है, पॉजिटिव आइन नेगेटिव आइन को अट्रैक्ट करते हैं, उसकी वजह से उनके दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जाती हैं अट्रैक्शन की। यानी दो अपोजिट चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आयोनिक कंपाउंड्स कभी भी छोटे स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि वो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे मैंने NaCl का आपको क्यूब स्ट्रक्चर बताया था। ठीक है, NaCl का क्यूब स्ट्रक्चर होता है। क्यूब स्ट्रक्चर में वो ऐसे ही होता है जैसे एक पूरा रूम होता है। ठीक है, रूम के अंदर जैसे 8 कॉर्नर्स होते हैं, 8 6 जो है वो उसकी साइड्स होती हैं। ठीक है, तो सेम ऐसे ही वहाँ पे NaCl का स्ट्रक्चर भी है सोडियम क्लोराइड का, कि सोडियम और क्लोराइड जो है वो कॉर्नर्स पर और साइडों पर अटैच होते हैं एक प्रॉपर अरेंजमेंट के अंदर।
तो इस तरह से बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का मतलब है जिसके अंदर एक प्रॉपर अरेंजमेंट होती है आयंस की। ठीक है। तो इन आयोनिक कंपाउंड्स अपोजिटली चार्ज आयंस आर प्रॉपरली अरेंज्ड टू गिव द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। एज अ होल द कंपाउंड इज न्यूट्रल। एज अ होल कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। जबकि कोवलेंट कंपाउंड्स की बात करें तो कोवलेंट कंपाउंड्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कोवलेंट कंपाउंड, अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान में बॉन्ड बन जाए, तो वो कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है। दो नॉन मेटल्स के दरमियान में बॉन्ड है तो वो एक बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है। हाँ, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने की वजह से वहां पर थोड़ी फोर्सेस जो हैं वो स्ट्रोंग हो जाती हैं। हम ऐसे नहीं कह सकते कि अपोजिट चार्जेस नहीं है उसके अंदर तो वहां पे फोर्सेस नहीं है। फोर्सेस होंगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, और जब भी इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग के अंदर, तो वो जो बॉन्डिंग होती है वो थोड़ी स्ट्रोंग बॉन्डिंग होती है। ठीक है। तो कोवलेंट कंपाउंड्स छोटे मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और इनके दरमियान भी फोर्सेस हमेशा स्ट्रोंग ही होती हैं। आयोनिक कंपाउंड्स की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी मैंने कहा कि वो बड़े स्ट्रक्चर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। उस स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करना मुश्किल होता है। जैसे NaCl का एक पूरा स्ट्रक्चर है, आपने उसको मेल्ट करना है या आपने उसको बॉईल करना है। मेल्ट करने का मतलब है कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर दें। बॉईल करने का मतलब है कि लिक्विड से गैसेस में चेंज कर दें। तो अगर आप उसको करना चाह रहे हैं तो जाहिर है आपको उसके दरमियान में फोर्सेस ब्रेक करनी पड़ेंगी। उसके लिए टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। ठीक है, हीट ज्यादा चाहिए होगी। तो अब उसके लिए उसको हम लोग बोलते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, वो टेम्परेचर को। तो आयोनिक कंपाउंड्स के क्योंकि प्रॉपर स्ट्रक्चर्स हैं, फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं आयंस के दरमियान में, उन आयंस को ब्रेक डाउन करना मुश्किल होता है, इसीलिए उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। जैसे मेल्टिंग पॉइंट सोडियम क्लोराइड का 801 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। जबकि कोवलेंट कंपाउंड्स जो हैं वो छोटे मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो उनके दरमियान में कोई इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं है। मतलब फोर्सेस हैं लेकिन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर होती हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर की रेपिटेशन नहीं है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है। तो छोटे गैसेस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आप अगर उसको मेल्ट करेंगे या उसको बॉईल करना चाहेंगे तो वो बहुत इजीली हो जाते हैं। ठीक है। हम लोग इसलिए हम लोग कहते हैं कि उनके बॉइलिंग पॉइंट्स जो है ना, वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स उनके बहुत ज़्यादा थोड़े होते हैं, यानी कम होते हैं। लो टेम्परेचर के ऊपर भी वो बॉईल हो जाते हैं, उसके लिए ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड नहीं है। आयोनिक कंपाउंड्स जनरली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। आयोनिक कंपाउंड्स ज़्यादातर पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर हल हो जाते हैं। पोलर सॉल्वेंट्स का मतलब है कि ऐसे सॉल्वेंट्स जिनके अंदर दो अपोजिट पोल्स बनी हुई हो। ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जैसे कि वाटर है। ठीक है, वाटर के अंदर आपको पता है कि एक हाइड्रोजन होता है और एक क्या होता है, हाइड्रोक्सल। ठीक है, ऐसे ही है, यानी कि दो हाइड्रोजन हैं और साथ में क्या है, एक ऑक्सीजन है। ठीक है। वाटर इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब हाइड्रोजन के अगर ऊपर अगर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, ये NaCl के अंदर से जो सोडियम है उसके साथ ये फोर्सेस डेवलप करेगा। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, जाहिर है आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर आइंस तो प्रेजेंट है ना। ठीक है, तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और जैसे ही आप NaCl को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो सोडियम NaCl में से सोडियम अलग हो जाएगा, क्लोराइड आयन अलग हो जाएगा। तो वो जो सोडियम आयन है वो क्या करेगा, वाटर के पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही जो क्लोराइड है वो वाटर के नेगेटिव पोर्शन यानी ऑक्सीजन वाले के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से ये जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर के साथ सराउंडेड हो जाते हैं जब भी आप इनको डिसॉल्व करेंगे। क्योंकि वाटर के अंदर भी पोलैरिटी है, पोल्स बनी हुई हैं, एंड्स बनी हुई हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो उनको इजीली जो है वो डिसॉल्व कर लेता है। ठीक है। लेकिन जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो कभी भी पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर डिसॉल्व नहीं होते, वो हमेशा नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व होते हैं। ठीक है। जैसे बेंजीन हो गया, एसीटोन हो गया, ये सारे नॉन पोलर हैं, इनके अंदर कोई पोलैरिटी नहीं है, एंड्स नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव पोर्शंस नहीं है, तो वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होते लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या हीट जो है वो हमेशा दो वजह से होती है, या तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है या फिर वो फ्री आइंस की वजह से होती है। तो आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर फ्री आइंस पाए जाते हैं। आइंस जैसे पॉजिटिव आइन है, नेगेटिव आइन है, वो आइंस जो है वो इजीली मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इजीली मूव करने की वजह से
एक जगह से दूसरी जगह क्योंकि मूव कर रहे होते हैं, इसीलिए वहाँ पे जो है ना वो उनकी कंडक्शन जो है वो, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन जो है वो पॉसिबल हो जाती है। लेकिन कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर कोई आयंस नहीं होते, इसीलिए वो बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है। तो ये टॉपिक जो है वो आप लोगों ने करना है, और आप लोगों ने जो ये आयोनिक कंपाउंड्स और कोवलेंट कंपाउंड्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उसको इजीली आप लोगों ने डिटेल मतलब इनको याद कर लेना है। ठीक है, पढ़ लेना है एक दफ़ा। एनी क्वेश्चन तो फिर आप लोग पूछ लीजिए।